हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 8। और जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, शरीर में गति। तो शरीर में गति क्या होती है? जैसे कि हमारा शरीर उम्र के साथ गति करने लगता है, हम उसके बारे में जानेंगे कि शरीर में होने वाली गतियाँ क्या क्या होती है। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपने पलके तो झपकते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने अंदर शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम बिल्कुल शांत होकर बैठते हैं तब भी हमारी क्या होती है, पलकें अपने आप से झपकने लगती है। और हमारे शरीर में जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी जो होने वाली गतियाँ हमको निरंतर चलती रहती है। उसमें जो सांस की गतियाँ होती है वो जब अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर में कौन सा भाग गति करता है। जैसे कि जब हम नोटबुक में लिखते हैं तब हमारा शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जैसे कि जब हम लिखते हैं तो हमारी क्या होती है, हमारी जो हमारा हाथ है ये कार्य करता है। और जब हम हमारे मित्र को मुड़कर देखते हैं तो जब जो हमारी गर्दन है ये क्या होती है, पूरा पीछे की तरफ मुड़ करके उसको देखते हैं हम। उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर में कोई ना कोई गति का भाग करता रहता है। जैसे कोई ना कोई भाग गति करता रहता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करते हुए इसको भरने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं अगर हमें कहीं जाना होता है तो हमारा क्या है, हमारे शरीर में हमको चल करके, दौड़ करके जाना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे कि जो हमारे यहाँ पर दे रखा है 8.1 जो हमारी सारणी है, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। जैसे कि जो जंतु है, गमन में प्रयुक्त होने वाले भाग का अंग जंतु कैसे गमन करते हैं। सबसे पहले गाय किससे गमन करती है, तो पैरों से। और क्या करती है, गमन करने के लिए चलती है। मनुष्य कैसे चलता है, पैर से चलता है। और क्या करता है, ये भी चलता है। सांप संपूर्ण शरीर से और रेंग कर। पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं अपने पंखों के द्वारा। कीट भी क्या होता है, कीट में भी छोटे छोटे से पैर होते हैं, वो भी क्या करते हैं, एक तरीके से चलते हैं। जो हमारी और भी अनेक जीव जंतु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अपने अपने अंगों का प्रयोग करके, जैसे कि कोई अपने पंखों का उपयोग करता है, तो कोई अपने पैरों का, तो कोई अपने पूरे शरीर का उपयोग करता है। अब हम देखते हैं जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना और तैरना इत्यादि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग है। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और अनेक जंतु जो है तैरते हैं। मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। अब हम देखेंगे कि मानव शरीर होता है क्या और इसकी गतियाँ क्या होती है। जंतु की विविध गतियों पर ध्यान देते हुए पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों का ध्यान पूर्वक देखते हैं। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है हम उनसे कुछ शारीरिक गतियों का करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि जो हमारा शरीर है वो गति करता है, तो हम उसमें जो जो अंग उपयोग में लाए जाते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या इसे आपने कंधे से वृत्ताकार घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्वों में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों के कंधे को छूइए। अपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकाने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए, जो यहाँ पर हम इस सारणी में नोट करेंगे। क्या कारण है कि हम हमारे शरीर के कुछ अंगों को स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, हम व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर हम जैसे चाहें वैसे घुमा सकते हैं। हमारे हाथ को हम पूरा
तान कर ऊपर कर सकते हैं, उनको पूरा तान कर नीचे कर सकते हैं। हम हमारे कंधे को ऐसा करके जब हम बॉल फेंकते हैं तो क्या करते हैं, हम हमारा जो हाथ होता है वो क्या होता है, कंधे से वृत्ताकार घूमता है। तो ऐसे हम कई सारी हमारे शरीर में गतियाँ होती रहती है। अब हमें यहाँ पर जो एक सारणी दे रखी है ये क्या है 8.2, हम इसके बारे में देखेंगे। जबकि कुछ हमारे जो अंग होते हैं केवल एक ही दिशा में घूम सकते हैं, हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे शरीर के कुछ भाग होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, एक ही दिशा में घूम पाते हैं, लेकिन जो हमारा हाथ पैर है ये ऐसी कुछ वस्तुएं हैं, जो ऐसे कुछ अंग है जो क्या होता है, इन्हें हम कैसे भी घुमा सकते हैं। एक पैमाने को अपने हाथ चित्र 8 पॉइंट में दर्शाइए स्थिति में रखिए जिससे आपकी कोनी पैमाने के मध्य में रहे। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए कि आप इसे मोड़ पाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब आप अपनी भुजा मोड़ पाते हैं। अगर हमारा हाथ सीधा है और हमने वहाँ पर कोहनी की यहाँ पर कोई मध्य में कोई ऐसा वस्तु रख दी है जैसे कोई लकड़ी वगैरह और हमने उसको बांध दिया है, तो क्या अब हम उस हाथ को मोड़ पाते हैं? तो बिल्कुल नहीं मोड़ पाएंगे हम। अब हम यहाँ देखते हैं हमारे शरीर में कौन कौन सी गतियाँ होती है। गर्दन क्या करती है, पूर्णतः घूमती है, अंशतः घूमता या मुड़ता है। कलाई, अंगुलियाँ, घुटने, एड़ी, पंदांगुली, पीठ, सिर, कोहनी और भुजा, ये इन सारे शरीर के अंगों के आपको यहाँ पर इस तालिका को जो हमें यहाँ पर दे रखी है इसको आपको फील करना है कि कौन सा हमारे शरीर का अंग मुड़ता है, कौन सा नहीं मुड़ता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो। जैसे कि जो हमारा देखते हैं हम जहाँ पर जॉइंट पॉइंट होता है हमारा, जहाँ पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हम वहीं से हम अपने हाथ या किसी पैर वगैरह या कोई से भी हम शरीर के हिस्से को वहीं से घुमा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कोहनी लेते हैं, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जो हमारा जॉइंट पॉइंट रहता है ये जहाँ पर हमारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो क्या आप विचार कर सकते हैं कि हमारे लिए किस प्रकार की गति करना संभव होता? वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी उंगली और अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे हाथ, पैर और उंगली एवं पदान उंगलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपकी जो उंगली है किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबे अस्थि नहीं होती, वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां अस्थियां एक दूसरे से मिलती है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे शरीर को क्या होता है, कई सारी अस्थियों से मिलकर बना होता है। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती है। आइए उनमें से कुछ के बारे में हम जानें। जैसे कि हमने देखा हमारा शरीर जो जॉइंट पॉइंट रहता है हमारा, जहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा संधि कहलाता है। और हमारे शरीर में कुछ अस्थियां होती हैं। तो हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? संधियों के। तो कंदुक खलिका संधि क्या होती है, हम उसके बारे में यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। कागज की एक पट्टी को एक बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद एक छेद करके किसी निरीक्षण में उसे मोड़े हुए कागज में बेलन को डालिए, जैसा कि यहाँ पर हमको दिखाया गया है। आप कागज के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कटोरी में हम इसको रखेंगे तो क्या होता है, हमारा जो वो बेलन भी घूमने लगता है। आप कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद एक इसका सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि को कटोरी रूप में गुहिका में धसा हुआ है। जैसे कि जो हमारा रहता है वो क्या रहता है, कटोरी के समान यहाँ पर गुहिका में दबा होता है, यहाँ पर जैसे हमको दिखाया गया है। ये क्या कहलाती है? कंदुक खलिका संधि। प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इन अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों का हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए।
अब हम देखेंगे धुरांग संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुरांग संधि कहलाती है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमाया जा सकता है। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिससे कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुरांग संधि में बेलनाकार संधि एक छल्ले में घूमती है। अब हम देखेंगे हिंज संधि। हिंज संधि क्या होती है? घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे पीछे की ओर खोलने देता है। अब हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप 3 करके देखेंगे। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बैलेंस सिलेंडर बनाइए, जैसा कि हमें यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। चित्र के अंदर जो अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है? यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि की गति किस प्रकार भिन्न है? हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी को इस प्रकार गति देखी है, जैसे कि हम चित्र में 8 पॉइंट जो कुछ हमने यहाँ पर बनाया वह एक हिंज से भिन्न है। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हिंज जैसी संधि द्वारा गति की दिशा। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम घुमाकर देखते हैं तो ये कौन सी होती है? हमारी हिंज संधि होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं घुटने की हिंज संधि। जो हमारा घुटना होता है इसकी हिंज संधि के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? अब हम जानेंगे अचल संधि। अचल संधि क्या होती है? हमारे शरीर की अस्थियों के बीच कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की है जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? अब हम इसके बारे में जानेंगे। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को क्या कहा जाता है? कंकाल कहा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारा सारा जो कंकाल है वो किससे मिलकर बना होता है? अस्थियों से मिलकर के कंकाल बना होता है। हम कैसे जानते हैं कि मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें अब तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। जैसे कि एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी आकृतियाँ कठोर है। अब हमको यहाँ पर ये क्या दिखाया गया है? मानव का कंकाल दिखाया गया है यहाँ पर ये चित्र में। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक जो रहते हैं एक्सरे करवाते हैं, जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमारे शरीर की अस्थियों को आकृति का पता चलता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे शरीर में कई सारी अस्थियां होती है, तो जब हमारे अस्थि में कोई क्षति पहुंच जाती है तो हमें चिकित्सक क्या सलाह देते हैं? एक्सरे करवाने की सलाह देते हैं। और जब हम एक्सरे करवाते हैं तो जो हमारे चिकित्सक है उनको यह पता लगता है कि जो हमारी अस्थियों में कहाँ किस जगह पर क्षति पहुंची है। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का क्या पता लगाएं। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र से तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टखने एवं घुटनों की संधियों का एक्सरे। अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी संधियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक संधियां हैं?
क्या आपकी कलाई लचीली है या अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है? यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? जैसे कि हम देखते हैं अगर हमारी कलाई में मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता। हम यहाँ पर देखते हैं हाथ की अस्थियाँ, हाथ में भी कई सारी अस्थियों से मिलकर के हमारा हाथ बना होता है। अब हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप 4 करके देखते हैं। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोकिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। कितनी पसलियों वक्ष की अस्थियों को आप गिन सकते हैं? गिन लीजिए और चित्र में यहाँ पर देखिए वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई है। वे वक्ष की अस्थियों एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। जैसे कि हमको यहाँ दिखाया गया है, ये क्या है? हमारा पसली पिंजर है जो हमारे यहाँ पर होता है। पीठ की यहाँ पर क्या होता है? हमारी कई सारी अस्थियाँ होती है और ये अस्थियाँ क्या होती है? ये मिलकर के सभी मुड़ी हुई होती है और ये पसली पिंजर का निर्माण करती है। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मुड़े झुककर अपने पाँव की उंगलियों को छूने के लिए कहिए। क्या यहाँ चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमें क्या दिखाया गया है? यहाँ पर ये हमको जो यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, ये किसका है? मेरुदंड का है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है मेरुदंड। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। क्या आपको उसके कंधों के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है? उन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। जब हम देखते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं तो हमारे जो कंधे के यहाँ पर है उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है। ये कौन सी अस्थियां कहलाती है? कंधे की अस्थियां कहलाती है, जो हमको यहाँ पर चित्र में दिखाई गई है। यह संरचना श्रोणि अस्थियां या बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है, ये कौन सी है? श्रोणि अस्थियां हैं जिसके सहारे हम यहाँ पर बैठते ही हमारी कहाँ पर होती है? ये अस्थियां हमारे कूल्हे के समीप होती है, कूल्हे वाला हिस्सा होता है। अब हम देखते हैं खोपड़ी। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके रखती है। जैसे कि जो हमारी यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है? हमारी ये खोपड़ियाँ, ये अनेक अस्थियों से मिलकर के बनी होती है और ये हमारे मस्तिष्क को प्रतिबंध करके रखती है, उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और उन्हें जिन्हें मोड़ा जा सकता उन्हें उपास्थि कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जो अस्थियां होती हैं हम उन्हें जैसे चाहें वैसे नहीं मोड़ सकते, लेकिन कुछ ऐसे अंग होते हैं हम जिन्हें जैसे चाहें वैसे मोड़ सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? उपास्थि। जैसे कि जो हमारा कान का ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है? उपास्थि कहलाता है। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगता है कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं होता जितना कि कर्णपाली, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। ये उपास्थि है। यह शरीर के संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं अथवा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाइए। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या दिखाई गई है? अस्थि को गति प्रदान करने में 2 पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है। हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है? जो हमारी पेशियां ये कार्य करती है। अस्थि को इस प्रकार गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाते हैं। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन का अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां
उभर आती है। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए और पेशियों का क्या होता है। जब हम देखते हैं कि हम हमारा हाथ जो होता है हम उसको उसकी मुट्ठी बना करके उसके यहाँ पर जो हम पेशियों को देखने का कोशिश करते हैं वो क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती। क्या आप अभी भी संकुचित अवस्था में चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इस प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती। यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से एक कोई सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी ओर पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक स्थिति को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। जब हमारी अस्थि को गति देते हैं हम तो क्या करना पड़ता है, उसके लिए दो पेशियों को कार्य करना पड़ता है। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती है? केंचुआ अथवा घोंघ में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा था कि मानव में गतियाँ कैसे होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो जंतु होते हैं उनमें गतियाँ कैसे होती है। अब हम देखें जंतुओं की चाल। केंचुए के बारे में हम पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 5, बगीचे में चलते हुए केंचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक शाई सोक फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी टुकड़े टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर कछुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किस प्रकार केंचुआ आसानी से चल सकता है? केंचुए का शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती परंतु इसमें पेशियां होती है जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि पर जकड़े रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता हुआ मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से जमीन से किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शुक बाल जैसी आकृतियां होती है। ये शुक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये शुक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है जिससे पौधों को फायदा होता है। जैसे कि जब हम देखते हैं जब हमारा केंचुआ चलता है तो यह क्या करता है, मिट्टी में चलता है और मिट्टी को खाता है। तो एक तरीके से क्या करता है, हमारी मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। यहाँ पर ये हमको क्या दिखाई दे रही है, केंचुए की गति दिखाई दे रही है कि केंचुए की गति कैसी होती है। अब हम देखेंगे घोंघा। घोंघा होता है क्या? क्रियाकलाप 6 करेंगे। किसी बगीचे से एक घोंघा पकड़िए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? इसे कवच कहते हैं। यह घोंघे का बाह्य कंकाल एवं है परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। जब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हमको गोल संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है हमारे लिए? यह एक कवच होता है जो हमारे घोंघे के शरीर पे हमको दिखाई देता है, बाह्य कंकाल। अब ये हमारा क्या है, घोंघे का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है हमको। एकक होता है। यह घोंघे को चलने की सहायता नहीं करता है, घोंघे के साथ खिंचता जाता है। जो हमारा बाह्य कंकाल होता है ये क्या करता है, घोंघे को चलने में सहायता नहीं करता है। ये क्या करता है, घोंघे की जो जब चलता है तो उसके साथ यह भी खिंचता जाता है। घोंघे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका प्रेक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर उसके चलने के ढंग का प्रेक्षण कीजिए। कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा होगा। मोटी संरचना इसका पाद पैर है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। आप सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। पाद पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। यह घोंघे की गति केंचुए की गति से तीव्र अथवा धीमी है। अब हम यहाँ पता लगा सकते हैं कि जो घोंघा होता है उसकी गति तीव्र होती है या कम होती है। अब हम देखते हैं तिलचट्टा।
तिलचट्टा क्या होता है, हम इसके लिए क्रियाकलाप साथ करके देखते हैं। किसी कॉकरोच तिलचट्टे का परीक्षण कीजिए। अब हम देखते हैं कॉकरोच, हम तिलचट्टे को क्या कहते हैं, कॉकरोच। अब हम देखते हैं कॉकरोच की हम गति का कैसे पता कर सकते हैं। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर सक्रिय और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। जैसे जो हमारे अगले पैर होते हैं वो क्या होते हैं, सकड़े हुए होते हैं, लेकिन जो हमारे पिछले पैर होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं, चौड़े होते हैं और कैसे होते हैं, पतले होते हैं। तिलचट्टे की विशिष्ट पेशियां होती है। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने में सहायता करती है और गति करवाती है पैरों को। अब हम देखते हैं पक्षी। पक्षी कैसे हवा में गति करते हैं, हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते भी हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। पक्षपात पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपाद अस्थियों, जो अग्रपाद होता है वो क्या करता है, अस्थियों को रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की जो अस्थियां होती है मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती है। जो हमारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमें को ये क्या दिखाई दे रहा है, पक्षी का कंकाल दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे पक्षी, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या, हमारी मछली कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी में इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर धीरे धीरे से धक्का दीजिए। जैसे कि हम देखते हैं कागज की नाव को हम धीरे से धक्का देकर देखते हैं। यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, हमको पानी में कागज की नाव को हम तैरते हुए देखते हैं। क्या जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है। अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। जैसे कि हमने देखा था कि हम नाव को एक पतली नोक बना करके उसको पानी में तैरा रहे थे, तो हम देखते हैं कि वह तेजी से जाती है या नहीं जाती। फिर हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके सिरों को पकड़कर धक्का देने के लिए प्रयास करते हैं ताकि वह चौड़ी जा सके। इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी कहलाती है। ये जो आकृतियाँ होती है क्या कहलाती है, हमारी धारा रेखी कहलाती है। यहाँ पर हमको इनकी आकृतियाँ दिखाई दे रही है। ये सारी आकृतियाँ कैसी है, धारा रेखी कहलाती है। इसे विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और यह जल में सरलता से तैर सकती है। जो यहाँ पर मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्र भाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, इसकी हमको गतियाँ दिखाई दे रही है। मछली के चित्र के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस प्रकार कार्य करने में उसकी सहायता करते हैं। अब हम देखते हैं इसके शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरने में समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। जब हम देखते हैं कि जब यहाँ तैरती है तो क्या करते हैं, इसके और भी पंख होते हैं जो इसका तैरते समय क्या करते हैं, संतुलन बनाने में इसकी सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष अरित्र या फ्लिपर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। अब हम देखते हैं सर्प कैसे चलते हैं, मीन्स सांप कैसे चलते हैं। क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है? सर्प का जो मेरुदंड लंबा होता है, शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है, वे परस्पर जुड़ी होती है। जो क्या होता है, इसका मेरुदंड लंबा होता है, जो शरीर की पेशियां होती है असंख्य क्षीण होती है। अब हमको यहाँ पर सर्प की क्या दिखाई दे रही है, गति दिखाई दे रही है।
अब यहाँ पर देखते हैं, चाहे वे दूसरे ही क्यों ना हो, पेशियां, मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक वल्य में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वल्य उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वल्य बनाता है और प्रत्येक वल्य आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता है। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की है। पहेली बूझू के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में भी अनेक प्रश्न उभरे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक है जो हमारे यहाँ पर अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायता करते हैं? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं, विभिन्नताएं हैं? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं? बहुत से जंतु समपाती होते हैं। क्यों हमारे पैरों को मोड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों होता है? इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। हमने जैसे देखा है कि हमें यहाँ पर कई सारे प्रश्नों के हमने उत्तर खोज लिए हैं। अब हम यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द दिए हैं जिनका हमने इस चैप्टर में अध्ययन किया है, जैसे कि मेरुदंड। मेरुदंड क्या होता है? जो हमारे शरीर के पीठ वाले हिस्से पर होता है वो क्या कहलाता है? मेरुदंड कहलाता है, जो रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। कंदुका खलिका संधि, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। शुक, उपास्थि, गुहिका, अचल संधि, जंतुओं की चाल, हिंज संधि, पेशी, बाह्य कंकाल, श्रोणीय अस्थियां, धुरांग संधि, पसली पिंजर, कंधे की अस्थियां, कंकाल और धारा रेखी, इन सभी प्रमुख शब्दों का हमने इसमें अध्ययन किया है हमारे चैप्टर में। अब हम यहाँ पर सारांश देख लेते हैं, हमने इसमें क्या पढ़ा है। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाते हैं और एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक होता है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणी की मेखला तथा हाथ और पांव की अस्थियों से बनता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती है। यह उस संधि की प्राकृतिक गति की दिशा पर निर्भर करता है। पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियों से मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती है। वे पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। और जो हमारे यहाँ पर रहती है, मछली शरीर के दोनों एकांतर क्रम में वल्य बनाकर जल में तैरती है। सर्प जो रहता है अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वल्य बनाए हुए भूमि पर वल्यकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां एवं उससे जुड़ी पेशियां शरीर की आगे की ओर धक्का देती है। तिल चट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो भाग कंकाल बनाते हैं। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है जो तिल चट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती है। केचुए में गति। अब देखते हैं केचुए की गति की पेशियों की बारी बारी विषेत्रण एवं संकुचन होती है। शरीर की आधा सतह पर शंकु केचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होता है। घोंगा पेशी पाद की सहायता से चलता है। हमने यहाँ पर इसका सारांश देख लिया। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं हमको। यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, इसमें ये हमको सही गलत यहाँ पर सत्य असत्य दे रखे हैं और यहाँ पर हमको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर है आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।